कर लिया था, ध्यान से देखिए, कल हम लोगों ने बात कर लिया था ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग आज बात करेंगे क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की, यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में। बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। बच्चों, बंद का मतलब क्लोज, बंद का मतलब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, हेडिंग डालिए, डाल दिया। चलिए, बंद वाला जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, बंद को बंद क्यों कहते हैं, खुला को खुला क्यों कहते हैं? खुले परिसंचरण तंत्र में आपने देखा था कि हार्ट जो है एंटीरियर लोब के पास यानी मुंह के पास जाकर के खुल जा रहा है, एंटीरियर लोब के पास जाकर के खुल जा रहा है और रक्त जो है पूरी कैविटी में भर जा रहा है। याद आ रहा है आपको? रक्त पूरी कैविटी में भर जा रहा है। लेकिन बंद वाले में हार्ट जो है कभी ओपन नहीं होगा, हार्ट कभी ओपन, ब्लड हमेशा वेन्स या फिर आर्टरीज के अंदर ही बहेगा, ब्लड हमेशा वेन्स या आर्टरीज के अंदर ही बहेगा, इसीलिए इसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और जहां पे हार्ट ओपन हो जाए, बॉडी कैविटी में भर जाए खून, तो उसे कहेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या खुला परिसंचरण तंत्र। लिखिए, बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त केवल हृदय तथा आर्टरीज एवं वेन्स वेन्स में बहता है, आर्टरीज एवं वेन्स में बहता है। इसलिए इसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो बंद परिसंचरण तंत्र का कुछ फायदा भी तो होना चाहिए। क्यों आखिर ओपन से क्लोज में हम लोग शिफ्ट हुए? ओपन से क्लोज में क्यों शिफ्ट हुआ, नेचर ने क्यों किया? इसका मुख्य कारण यह है कि इसमें ओपन में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ओपन में ब्लड प्रेशर कम। भाई आप पाइप से पानी दे रहे हैं और कहीं पाइप फट जाए तो प्रेशर कम हो जाएगा ना, आगे जो है पानी कम जाएगा, आगे पानी कम जाएगा। लेकिन क्लोज में ऐसी समस्या दूर होगी, हमारे पूरे शरीर में एक ही दबाव में हर जगह पर खून पहुंच जा रहा है, एक ही दबाव में हर जगह पर खून पहुंच जा रहा है। इसे इसीलिए कहेंगे बंद परिसंचरण तंत्र का लाभ यह है कि ब्लड प्रेशर हर जगह समान बना रहता है। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा कि शरीर में रक्त प्रवाह यानी कि फ्लो अत्यधिक दाब से या अधिक दाब से किया जा सकता है, अधिक दाब से, दाब का मतलब प्रेशर, दाब से किया जा सकता है। दाब से होता है कि नहीं होता? दाब से होता है, समझ में आ रहा है? दाब से होता है, ये इसकी मुख्य बातें होंगी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर बार बार शब्द आ रहा है रुधिर या रक्त, रुधिर या रक्त का आ रहा है, ब्लड किसे कहेंगे यह जानते हैं। यहां तक लिखिए हम लोग ने मिला एक तरह से ऊर्जा पदार्थ है। एडी लिखिए रक्त या ब्लड, ब्लड रक्त एक देखिए, रक्त को मैंने रक्त के कलर से लिख दिया, ठीक है। रक्त एक अपारदर्शी
संयोजी पदार्थ है, पदार्थ के यहाँ पे द्रव करिए, संयोजी द्रव है, संयोजी द्रव है, द्रव है जिसमें कुछ विशेष कोशिकाओं के साथ साथ कुछ विशेष कोशिकाओं के साथ साथ अनेक प्रोटीन एवं कार्बनिक, प्रोटीन एवं ना लगाइएगा, प्रोटीन कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, तथा अकार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि सर वो कौन कौन सी कोशिकाएं इसमें पाई जा सकती हैं। देखो, अगर हम ब्लड लेते हैं बच्चों, कोई ब्लड निकाले तो उसमें अगर सेल्स की बात करें तो आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स, जिसे हम लोग लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं, इसी में पाया जाएगा डब्ल्यूबीसी, और इसी में पाया जाएगा लिम्फोसाइट की कोशिकाएं, लिम्फोसाइट की कोशिकाएं, लिम्फोसाइट सेल्स। ठीक है, ये तो है कोशिका, जो विशेष कोशिका है वो ये है। ठीक है, क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और लिम्फोसाइट की कोशिका। जो इसमें प्रोटीन पाया जाएगा बच्चों, वो अपना पाया जाएगा हीमोग्लोबिन, पाया जाएगा कौन सा? हीमोग्लोबिन। जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हैं उसमें हो सकता है विटामिन पाए जाए, विटामिन पाए जाए। अब बच्चों विटामिन जो है दो प्रकार के हो सकते हैं, यही बता दे रहा हूं बच्चों। फैट सॉल्युबल जो कि वसा में घुलनशील हो, फैट सॉल्युबल जो कि क्या हो? वसा में घुलनशील हो, ऐसा है विटामिन ए, VIT डॉट करके ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, विटामिन ए, डी, ई, के फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ध्यान से देखिए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के क्या है? फैट, वसा में घुलनशील। ध्यान, अक्सर कंपटीशन पूछेगा निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन ए, डी, ई, के कौन सा है? वसा में घुलनशील है। वसा में किस में घुलनशील है? अब वाटर में घुलनशील, जल में घुलनशील, वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन होगा बी एंड सी, विटामिन बी एंड विटामिन सी आर soluble in water, also are soluble in water, are soluble in water। याद कर लो बेटा। मतलब अलग से हमें ना कभी विटामिन पढ़ने जाए तो कंफ्यूजन नहीं। विटामिन से आने वाला जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है जो नीट में भी पूछा जाएगा वो यही होगा कि कौन सा फैट में सॉल्युबल विटामिन है, निम्न में से कौन सा? किसको बता देंगे? ए, डी, ई, के आर द फैट सॉल्युबल, नथिंग एल्स। आगे वाटर सॉल्युबल, व्हिच वन इज वाटर सॉल्युबल? बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी। मूव ऑन, मिटा दे। अब हमने बात करी कि भाई रक्त में तो ये चीजें घुली रहती है, रक्त में ये चीजें घुली रहती हैं। इसके साथ साथ रक्त में कुछ और चीजें भी पाई जाएंगी। जब कभी आपकी उंगली कटी है थोड़ी बहुत, कहीं चोट लगा है तो खून निकला है, तो क्या अभी तक खून उसमें से निकल रहा है कि वो जम गया? ठीक हो गया, ठीक हो गया था। अब सभी लोग नॉर्मल फील कर रहे हैं? हाँ, अच्छा। तो इसका मतलब क्या है? जब भी हमारी उंगली कटती है 2.5 से लेकर के 5 मिनट के अंदर, 2.5 से लेकर के 5 मिनट के अंदर, अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइम होता है क्लॉटिंग टाइम। कुछ न कुछ वहां पे हल्का काला रंग का बन जाता है,
जिसे थक्का कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, थक्का जमना कहते हैं। थक्का को अंग्रेजी में क्लॉट बोलते हैं, थक्का को अंग्रेजी में क्लॉट बोलेंगे। तो हम यहाँ क्लॉटिंग लिखे, आप लोग थक्का समझ जाएंगे। तो उसमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर भी पाए जाएंगे, क्लॉटिंग फैक्टर भी पाए जाएंगे, ऐसे कारक जो क्लॉटिंग थक्का को जमाए, ऐसे कारक जो थक्का को जमाए। तो ये ब्लड में ये क्या बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं कि ब्लड में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ब्लड में क्या क्या चीजें। देखो हमने लिखा कुछ विशेष कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और लिम्फोसाइट सेल क्या है, विशेष कोशिकाएं हैं। फिर पाया जाएगा अनेक प्रोटीन, हीमोग्लोबिन और अनेक ग्लोबुलिन प्रोटीन्स, एल्बुमिन भी होगा इसी में, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, ये भी नोट कर लेना, एल्बुमिन, ये सब प्रोटीन है। अच्छा, विटामिन कौन कौन से पाए जाएंगे, तो फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। कुछ क्लॉटिंग फैक्टर भी पाए जाएंगे, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर पाए। थक्का कैसे जमता है, ये पूरी प्रक्रिया मुझे पढ़ानी है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रक्रिया है। अभी केवल लिखिए थक्का जमना। क्लॉटिंग फैक्टर भी किसमें पाया जाएगा, ब्लड में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। फिर मैं यह भी बताऊंगा कि सामान्य अवस्था में क्यों नहीं थक्का जम जाता शरीर के अंदर, अगर जमना होता है तो सामान्य अवस्था में क्यों केवल कटने में ही जमता है थक्का। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, तो ये आप नोट कर लीजिए, हम आगे इसमें बताएं जा रहे हैं। तो अगर हम ब्लड की बात करें बच्चों, ये ब्लड है, ब्लड में से कोशिकाओं को निकाल दें, ब्लड में से केवल जो विशेष कोशिकाएं थी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और लिम्फोसाइट को माइनस कर दें, को माइनस कर दें, यानी कि सेल्स को माइनस कर दें, सेल्स को माइनस कर दें। ठीक है, अभी हमने विशेष कोशिका पढ़ाई ना, कौन कौन सी विशेष, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और लिम्फोसाइट। अगर इसको माइनस कर दें ब्लड में से तो क्या बचेगा, उसे जो बचेगा उसे हम लोग प्लाज्मा बोलेंगे, जो बचेगा उसे हम लोग प्लाज्मा बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि प्लाज्मा को परिभाषित करिए। प्लाज्मा क्या है, रक्त में से उपस्थित कोशिकाओं को निकाल देने पे बचे हुए द्रव को प्लाज्मा कहते हैं। लिखने की जरूरत नहीं, वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, रक्त में से कोशिकाओं को निकाल देने पर बचे हुए द्रव को क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे। क्लियर है सबको। अब इसको प्लाज्मा देखो, प्लाज्मा में से अगर हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें, क्लॉटिंग फैक्टर को हमने बताया है ब्लड में क्या क्या पाया जा रहा है, कोशिका पाई जा रही है, प्रोटीन पाया जा रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर पाया जा रहा है, विटामिन पाया जा रहा है। ठीक, अब तक हमने क्या किया, प्लाज्मा ले लिया, ये प्लाज्मा आ गया यहाँ पे, नीचे चलिए, इस प्लाज्मा में से जो जमाने वाले, या ऐसा किया जाए प्लाज्मा को जमा दिया जाए, प्लाज्मा को जमा दिया जाए तो क्लॉट बना, नीचे बैठ जाएगा, थक्का नीचे बैठ जाएगा, ऊपर सादा पानी तैरता रहेगा। प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए, क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए तो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड बचता है जिसे हम लोग सीरम कहते हैं, जिसे हम लोग सीरम कहते हैं बच्चों, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। बहुत ही आसान है। सीरम कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, कैसा होगा। लेकिन बच्चों कोई पूछे कि भाई तो आखिर सीरम में क्या क्या पाया जाएगा, तो ध्यान दीजिए हमने क्या क्या अभी हटाया है। सीरम में ब्लड से हमने सेल्स निकाल दिए, सेल्स तो कंप्लीटली निकाल दिए प्लाज्मा में। अब प्लाज्मा में से भी क्लॉटिंग फैक्टर को, यानी सेल्स और क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए, जो बचेगा वो क्या है, जो बचेगा वो क्या है, क्लियर है एकदम, जो बचेगा वो क्या है, सीरम है, एकदम सही है। सीरम हमेशा ट्रांसपेरेंट होगा, सीरम हमेशा ट्रांसपेरेंट। अब देखो आजकल अनेक जो हेयर सीरम, फलाने सीरम आ रहा है प्रोडक्ट कंपनियों में, ठीक है, आप लोग ज्यादा जानते होंगे। तो वो जो सीरम, जब भी शब्द सीरम सामने आए बेटा तो जान लेना कि इसका मतलब उसका कलर जो ट्रांसपेरेंट होगा, कलर जो, और उसमें विटामिन होंगे और उसमें प्रोटीन्स घुले होंगे, क्योंकि प्रोटीन नहीं निकाला गया। देखो कहीं प्रोटीन निकाला है बाहर, कहीं प्रोटीन नहीं, केवल कोशिका निकाल दी गई है और क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दी गई है। तो जब भी सीरम कोई भी खरीदेंगे आप लोग, ब्लड सीरम नहीं भाई, ईश्वर न करे ब्लड सीरम खरीदना पड़े, अगर कोई भी सीरम खरीदना तो आप यह जानिए, अच्छा सीरम का मतलब यह होता है कि उसमें प्रोटीन होगा, उसमें विटामिन होगा, इसलिए सीरम कहा जाता है। नोट कर लिया आप लोगों ने, आगे ब्लड को परिभाषित किया रहेगा। अब देखो ह्यूमंस में लगभग 5 से लेकर के 5.5 से 6 लीटर के आसपास ब्लड पाए जाते हैं,
लेकिन फीमेल में 4.5 से लेकर के 5 लीटर पाए जाते हैं। इसका क्या कारण है? नोट करो। क्यों पुरुषों में ज्यादा और महिलाओं में कम खून पाया जाता है? इसका कारण शायद इसीलिए महिलाएं वीडियो बंद करो। चलिए, तो हम देखेंगे कि ह्यूमंस में, अगर ह्यूमंस की बात करें, इंसानों की बात करें बच्चों, तो मेल में लगभग 4.5 से लेकर के 5 से 5.5 लीटर के आसपास ब्लड पाया जाता है, ब्लड पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन फीमेल में देखेंगे तो वो केवल 4.5 से लेकर के 5 लीटर के आसपास पाया जाएगा। 4.5 से लेकर के 5 लीटर। ये सॉरी बच्चों, मिस्टेक हो गई। एक मिनट गड़बड़ा गया। देखो 5 से 6 लीटर मेल में, 5 से 6 लीटर के आसपास मेल में, 4.5 से 5, ठीक है, लीटर मेल में पाया जाएगा और 4.5 से लगभग 5 लीटर के आसपास फीमेल में पाया जाएगा। क्या? पानी नहीं, ब्लड पाया जाएगा, ब्लड पाया जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? फीमेल में कम क्यों पाया जाएगा? इसका रीजन यह है कि मेल्स में एक हार्मोन पाया जाएगा जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। इसके कारण, इसका कुछ रोल है, हार्मोन के कारण नर में ज्यादा मात्रा में खून पाया जाता है, ज्यादा मात्रा में ब्लड बनता है, ब्लड या रुधिर बनता है, रुधिर बनता है, ठीक है। इसका कारण नोट करिए आप लोगों ने, नोट करो। अच्छा बच्चों, जो रुधिर की डेंसिटी होती है, डेंसिटी का मतलब घनत्व, डेंसिटी का मतलब घनत्व। वाटर की डेंसिटी 1 है, वाटर की डेंसिटी 1 है और रुधिर की डेंसिटी होती है 1.5 या 1.07 के आसपास, 1.5 से लेकर के 1.05 से 1.07 तक। चलिए, ब्लड डेंसिटी माने क्या? रुधिर का घनत्व, रुधिर का घनत्व 1.05 से 1.07 तक होती है, 1.07 तक होती है। जबकि पानी का, जल का घनत्व कितना होता है? 1.0। वाटर का कितना होगा? 1.0। इसका मतलब यह है कि यह थोड़ा सा जल से गाढ़ा है, जल से गाढ़ा है। इसका मतलब इसके फ्लो में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसके फ्लो में ज्यादा गाढ़। शहद को नीचे गिराया जाए तो धीरे धीरे गिरता है, पानी गिराया तो फट से गिर जाएगा। गिरा के दिखाएं। यस सर, देखा है, आप लोगों ने देखा है। अच्छा, तो फट से गिर जाता है, ठीक। इसका मतलब है कि ब्लड को फ्लो करने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। नोट करिए। मिटाएं? Yes sir, no sir, what is this? बच्चों, जो बंद परिसंचरण तंत्र है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, या यह कहें कि परिसंचरण तंत्र, क्लोज परिसंचरण तंत्र या सिर्फ परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था। की खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? हार्वे ने किया था। अक्सर पूछता है कंपटीशन में बच्चों, याद रखिएगा कि आप किसने किया था? अरे जोर से बोलो बच्चा। विलियम हार्वे। वेरी गुड, विलियम हार्वे ने किया था। रक्त समूह, रुधिर कितने प्रकार का होता है? बेसिकली अगर आप एलियन नहीं हैं
तो आपने या हम सभी इंसानों में रुधिर जो है ए बी और ओ प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, रक्त समूह क्या कह रही हो? रक्त समूह ए बी और ओ प्रकार के होते हैं, होते। अब आप लोग किसका कौन सा, इस पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ा मिटा के, कुछ अंतर नहीं कर रहा हूं, बस एक लॉजिक की बात कर रहा हूं, ए बी ओ और ए बी कर दिया, क्यों किया हूं बता रहा हूं। नोट कर लिया है आप लोगों ने? लॉजिक है, इस 3 ग्रुप की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था, कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। स्टीनर ने खोजा था, ने खोजा, नोट करिए। और इसकी खोज डी कैस्टेलो एवं स्टीनी ने किया था। डी कैस्टेलो एंड STENEI, डी कैस्टेलो एंड स्टीनी ने इसकी खोज की थी। तो अब आपसे पूछे कि रुधिर समूह की किसने खोज की थी? बेटा आंख बंद करके कार्ल लैंड स्टीनर लगाना, आंख बंद करके कार्ल लैंड स्टीनर। आपका जो स्टडी लेवल है बेसिकली मध्य प्रदेश में, अगर पूछेगा तो बेटा यही ऑप्शन में रहेगा, यही ऑप्शन में। बस ग्रेजुएशन में जैसे जाना तो फिर पूछ लेना हमसे, क्या आप एबी ग्रुप की बात कर रहे हैं सर? ठीक है, देखिए एबी ग्रुप की खोज किसने की थी? डी कैस्टेलो एंड स्टीनी ने, और कार्ल लैंड स्टीनर ने केवल 3 समूह ए बी और ओ की खोज की गई थी। अपना क्लियर है कॉन्सेप्ट? अपना क्लियर है कॉन्सेप्ट? अगर कोई इंसान आपसे पूछता है कि भैया रक्त समूह की किसने खोज की थी, तो आप पूछिएगा सर कौन कौन से रक्त समूह की? ए बी ओ की खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने, और ए बी की खोज की थी डी कैस्टेलो एंड स्टीनी ने। अगर आप इतना डिटेल से उसे बता दें तो अगला प्रश्न नहीं आएगा आपसे। ठीक है, फिर वो आगे किसी और को खोजेगा जो ना बता पाए। ठीक, और अगर नॉर्मल परीक्षा दे रहे हैं उसमें सिर्फ ऑप्शन में यही है तो आप यही दिखा दीजिए। ठीक, लेकिन डिटेल में ये है। मिटा दे। आर्टरीज और वेन्स, दो शब्द बार बार आएंगे, आर्टरीज और वेन्स, धमनी और सिराएं, धमनी और सिराएं। एक बार लिखवा देता हूं, बाद में आर्टरीज और वेन्स पे ही काम करेंगे हम लोग। हिंदी एक बार जान जाइए, बाद में आपको शिक्षा होगी तो आप उसे यूज करिएगा। ठीक है, आर्टरीज, ARTERIES, आर्टरीज जिसे बोलते हैं धमनियां। क्या बोलेंगे? धमनियां। और वेन्स जिसे बोलेंगे सिराएं, सिराएं। ठीक है, आर्टरीज एंड वेन्स, धमनी एवं सिराएं। बच्चों, धमनी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, मतलब उसमें हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होगा, उसमें हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होगा। ठीक है, तो जिसमें ऑक्सीजन है उसको क्या करना चाहिए? उसको ले जाना चाहिए पूरे शरीर तक, ऑक्सीजन को पहुंचाना चाहिए, पूरे शरीर तक ऑक्सीजन को पहुंचाना चाहिए। लंग्स में ऑक्सीजन उससे जुड़ गया, अब वो पहले हृदय पंप। हृदय क्या चीज है? इसका मतलब यह है कि हमें पहले यह जानना चाहिए कि रक्त परिसंचरण तंत्र के भाग कौन कौन से हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के भाग कौन कौन से हैं? हेडिंग लिखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र के भाग। रक्त परिसंचरण तंत्र के भाग, ये भाग के भाग। बच्चों, रक्त परिसंचरण तंत्र के मुख्यतः 3 भाग हैं। पहला भाग है हार्ट,
यानी कि हृदय, ठीक है, हार्ट यानी कि हृदय। दूसरा है आर्टरीज यानी कि धमनियां। और तीसरा है वेन्स यानी कि सिरा। ठीक है। अब बेटा जमीन से पानी निकालने के लिए क्या करते हैं? पंप लगाते हैं। खेतों में पानी देने के लिए क्या करते हैं? पंप लगाते हैं। पंप का मतलब यह है जो शरीर में या हर जगह पानी या ब्लड की सप्लाई कर दे, शरीर या पानी की हर जगह सप्लाई कर दे। हृदय एक पंपिंग स्टेशन है, हृदय एक पंपिंग स्टेशन है। और आर्टरीज और वेन्स उसके पाइपलाइंस हैं, आर्टरीज और वेन्स उसके पाइपलाइंस हैं। क्लियर हो गया सबको? पूछेगा अगर तो आप लोग बताइएगा कि हृदय एक पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है, जबकि आर्टरीज और वेन्स उसके पाइपलाइन की तरह कार्य करते हैं। तो लोग पूछेंगे अच्छा बेटा फिर आर्टरीज और वेन्स दो अलग अलग पाइपलाइन की क्यों व्यवस्था करनी पड़ी? तो बताइएगा सर, आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीकृत रक्त बहता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीकृत ब्लड बहता है। ऑक्सीकृत ब्लड बहता है जिसमें ऑक्सीजन घुली रहती है। उसको हम सांस लिए, लंग्स में चेंज हुआ ऑक्सीजन, श्वासोच्छ्वास पढ़ाया जा चुका है। लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड आ गई बाहर और अंदर की तरफ ऑक्सीजन चली गई, ब्लड में घूम गया। अब ब्लड से लंग्स से गया हार्ट में, हार्ट ने पंप कर दिया पूरे शरीर में, हार्ट ने पंप कर दिया पूरे शरीर में। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से हृदय के द्वारा पूरे शरीर में सप्लाई हो गई। कौन ले गया? आर्टरीज। इसीलिए धमनियों का रंग कैसा होता है? लाल। धमनियों का रंग क्या होता है? लाल होता है। ठीक है। अब वेन्स की बात करें, वेन्स की जब बात करेंगे बच्चों तो वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाया जाता है। डी अनऑक्सीकृत जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी और ऑक्सीजन न जुड़ा हो, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा हो ऑक्सीजन न जुड़ा हो, इसे कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अनऑक्सीकृत ठीक है। अच्छा इनका रंग कैसा होगा? नीला। इनका रंग कैसा होता है? नीला। रंग कैसा होगा? नीला। ध्यान देना, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत ज्यादा जरूरी है शरीर के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए आर्टरीज हमेशा शरीर की गहराई में पाए जाते हैं। आर्टरीज हमेशा शरीर की गहराई में पाए जाते हैं। तो लिख लीजिए शरीर की गहराई में पाए जाएंगे। गहराई में स्थित होते हैं। फिर ये कहां पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे ऊपरी सतह पर, शरीर की ऊपरी सतह। लेकिन चमड़ा का ऐसा नहीं कि ऊपर हम धमनी अलग अलग दिख रही है, इसके अंदर स्किन के नीचे परंतु धमनियों से ऊपर, स्किन के नीचे परंतु धमनियों से ऊपर। स्किन यानी त्वचा, त्वचा के नीचे परंतु धमनियों से ऊपर, नीचे परंतु धमनियों से ऊपर। समझ में आ रहा है जी? तो अब धमनी और सिराओं में अंतर आपको पता चल गया, धमनी और सिराओं में अंतर पता चल गया। मैं जरा धमनी और सिराओं का एक अलग अलग स्ट्रक्चर भी बना देता हूं, आप लोग बना दीजिए, अगर कभी पूछे आप लोग फटाफट स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, ठीक है। देखने वाला तो मतलब सोचेगा कि 11th के ज्ञानी बच्चे हैं, ठीक है। अपन को यही दर्शाना है कि 11th के बच्चे बहुत ज्ञानी हैं, हालांकि इसमें सच्चाई है कि नहीं।
मिठाई बहुत सारे कलर की पेन ले लिया है। पहले मैं बना लेता हूं, फिर आप लोग बनाइएगा, ठीक है? क्योंकि मेरे पास तो चॉक है, एडिटिंग की पूरी संभावनाएं हैं। आप लोग पेन से या पेंसिल से बनाएंगे तो आप लोग नहीं बना पाएंगे, अतः रुक जाइएगा। हमें बनाया है आर्टरी। नहीं, बहुत आसान है, वेरी इजी डायग्राम, ठीक है? एक एग्जांपल दिखाते हैं, आर्टरी ऑफ वेन्स, ठीक है? ठीक है, अब देखो कुछ नहीं, एक सिंपल सा ऐसे खींचे, सिंपल सा ऐसे खींचेंगे, ठीक है? ठीक है, क्लियर से ही करना था। ये है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी कनेक्टिव टिश्यू। जब मैं इसे बना करके वेन्स में जाऊंगा तो आप लोग ये बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है? एक बार आपको आइडिया लग जाएगा। होता क्या है, आप लोग को इसे बनाने के लिए सबसे अच्छा आइडिया क्या है? अपने आंख बंद करके एज्यूम करिए कि एक पाइपलाइन जा रही है जिसमें कई लेयर है, एक पाइपलाइन जा रही है जिसमें कई लेयर है। ऐसा आप जानते हैं, केबल में देखते होंगे, केबल का एक लेयर उतारते हैं तो उसके अंदर एक तार की 2 लेयर जाती है, फिर उसको उतारते हैं तब तांबा मिलता है, तांबा एल्युमिनियम जो मिल जाए। देखा है आप लोगों ने? वैसे ही ईश्वर ने आर्टरीज पर 5 लेयर चढ़ाई है, आर्टरीज पर 5 लेयर चढ़ाई है और वेन्स पर 4 लेयर चढ़ाई है, ठीक है? देख रहे नेचर कितना प्रोटेक्ट करती है। हम लोग बदमाशी करते हैं, जाकर कूद जाते हैं ट्रेन के सामने, अब कूद जाएंगे तो नमस्ते हो ही जाएगा हमारा, ठीक है? अब ईश्वर भी क्या करें? तो आप ये कनेक्टिव टिश्यू सबसे बाहर की लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू सबसे बाहर की लेयर। और यह भी देखिए उन्होंने इलास्टिक बनाया है ताकि थोड़ा बहुत प्रेशर है, फैट जो खाते हैं हम लोग तो जमा होते जाता है, तो फैलता जाता है बेचारा। एक लिमिट के बाद जब फैलना बंद करता है तब हार्ट अटैक आता है, ठीक है? खून रुक जाएगा तो हार्ट को अटैक तो करना पड़ेगा। पहला कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके बाद इसके अंदर इससे तो पतली ही लेयर होगी ना अंदर, सब इसके अंदर जाएंगे। तो अब ये देखिए ये है इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर या इलास्टिक लेयर। एक रेडी करो, इलास्टिक नहीं, अभी स्मूथ, फिर इलास्टिक, फिर इलास्टिक। अभी यहाँ पे स्मूथ लेयर। स्मूथ का मतलब चिकनी सतह, स्मूथ लेयर की एक सतह पाई जाएगी। इसके बाद पाई जाएगी गड़बड़ा गया, इलास्टिक ही है, सही है। यह है इलास्टिक लेयर, यह इलास्टिक लेयर। अब इसके बाद एक और लेयर, अब यह है स्मूथ लेयर, इसी में होगी न्यूरॉन्स का कनेक्शन। फिर इसके बाद एक और इलास्टिक लेयर है नीले, तो ये भी नीले से ही बनेगा क्योंकि हर कलर तो बदल सकता नहीं बार बार इलास्टिक का। अब इसके बाद फिर से कनेक्टिव टिश्यू या एंडोथेलियल
सेल्स, इंडोथेलियल सेल अब है इस कलर से बना देता हूँ। इंडोथेलियल सेल इस कलर से बनेगा। थोड़ा सुंदर बनाओ। क्या हुआ? की क्या हो रहा है? बदमाशी गलत बन गया क्या? अच्छा नहीं दिख रहा? फिर क्या बदमाशी चल रही है? 5 मिनट छोड़ो नहीं हमारे विद्यार्थी, शैतान की खान। कितना आसान सा तो है ये। इंडोथेलियल सेल्स, इंडोथेलियल केक दिख रहा है। इंडोथेलियल ले आओ, कटवा देते हैं फिर। इंडोथेलियल नहीं मजाक। सही समझ में आ रहा है? अब जितनी स्मूथ लेयर है, इलास्टिक लेयर जितनी है, इनका कार्य क्या है सर? इलास्टिक का क्या काम है? तन्यता प्रदान करना। इलास्टिक गेट स्केला है। इलास्टिक देखा? अरे नाड़े में डालने हैं इलास्टिक, नहीं देखते? हाँ नहीं, ये इलास्टिक नहीं है, ये रिबन है जो फैल जाए। पजामा में नहीं देखते हो इलास्टिक? वही इलास्टिक का काम क्या है? इलास्टिसिटी, इसका मतलब होता है तन्यता। जो रबर क्या है? इलास्टिक है। रबर क्या है? एक प्रकार का इलास्टिक है। हाँ भाई, एकदम लाइव दिखाती है। हो गया, चलो अब इसको आप लोग बना। हाँ एक चीज और, इलास्टिक लेयर में थोड़ा रबर जैसा फील आना चाहिए ना, इसको रबर जैसा थोड़ा बना देता हूँ। क्या हुआ? ठीक है, ये इलास्टिक लेयर बनाओ। लास्ट वाला लेयर निकालना। कैसा बना? अच्छा सर। ठीक है, ये है आर्टरीज, इसमें पाई जाएंगी 4 लेयर। और सुनो, ये जो स्मूथ लेयर है उसमें न्यूरॉन्स का कनेक्शन रहेगा। स्मूथ लेयर में न्यूरॉन्स का कनेक्शन रहेगा। क्या मतलब है? अगर कभी इसको कम या ज्यादा, इसके डायमीटर को कम या ज्यादा करना रहा, डायमीटर मतलब चौड़ाई को कम या ज्यादा करना रहा, तो ब्रेन से सिग्नल जाएगा, न्यूरॉन बिजली का झटका मिलेगा और ये जाके यहाँ पिचक जाएगा। ये क्या करेगा? पिचक जाएगा तो इसका डायमीटर कम हो जाएगा, तो खून का प्रवाह कम हो जाएगा। प्रवाह क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बना लो। अब मैं वेन्स बनाने जा रहा हूं। वेन्स में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ वैसे ही रहेगा, एक लेयर इसमें कम हो जाती है, एक लेयर इसमें कम हो जाती है। ठीक है, एक लेयर, ये जो इलास्टिक की 2 लेयर होती है, यहाँ पे बस इलास्टिक की 1 लेयर हो जाएगी। इलास्टिक की 1 लेयर हो जाएगी। तो पहला येलो कलर से, यहाँ दिख रहा है ना सबको? बेटा इधर आ। अरे आपको भेजा भी ये वही बात, पहले कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना? अब यहाँ पे बस इलास्टिक लेयर नहीं रहेगी। इलास्टिक लेयर के बाद क्या आ जाएगी? सीधे स्मूथ लेयर। कनेक्टिव के बाद क्या आ जाएगी? स्मूथ लेयर। फिर अब इलास्टिक लेयर, आपस में बात नहीं। आप, मैं महावत की तरह से हमेशा अंकुश लेके घूमूंगा। आप लोग हाथी हैं या आदमी हैं? बन गया बेटा।
अब इसमें एक लेयर, ये पाइप जैसा फीलिंग आ जाए, अब देखो क्या पाइप की तरह लग रहा है, ठीक है। जो इसकी एंडोथेलियल सेल होती है, वेन्स की एंडोथेलियल सेल में वन वे वाल्व होता है, खून जा तो सकता है लेकिन वापस बैक हो नहीं सकता है। इसीलिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक बार पंप कर दिया जाता है शरीर में, ऊपर की तरफ पंप कर दिया गया तो वापस खून नीचे की तरफ नहीं जाएगा। एक बार ऊपर चला गया, दरवाजा बंद हो गया, वो दरवाजा सिर्फ बाहर की तरफ खुलता है, एक बार चलेगा फिर अंदर होगा, नीचे की तरफ नहीं होगा। इसलिए ऊपर ही बढ़ना है उसको, सिर्फ और सिर्फ उसको ऊपर ही बढ़ना एक ऑप्शन बचता है। तो वो वाल्व कहाँ पाए जाएंगे? वो वाल्व यहाँ पाए जाएंगे। थोड़ा बड़ा बनाओ, ऐसा लगे दरवाजा है। बेटा यहाँ पे नोट करना, वन वे वाल्व, वन वे वाल्व, VALV। अरे भाई टैंक वगैरह में वाल्व देखते हैं ना ऐसे कसने वाला, वैसे ही इसमें है। इसमें क्या होगा, मान लो बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अनऑक्सीकृत ब्लड है, इसको भेजा जा रहा है हार्ट की तरफ। इसे नीचे नहीं आना चाहिए ना, नीचे वापस तो नहीं आना चाहिए जब तक कि ऑक्सीजनेटेड ना हो। शरीर से नीचे किसको आना चाहिए? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और जाना किससे चाहिए? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अभी ऊपर की तरफ एक बार पंप कर दिया गया तो यहां से जैसे ही बाहर निकल गया बेटा, अब ये नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें क्या है, वन वे वाल्व है। ये सिर्फ एक बार बाहर की तरफ खुलता है, अंदर की तरफ नहीं खुलता है। सपोज करो जो दरवाजा केवल बाहर की तरफ खुले, अंदर की तरफ तो खुलेगा ही नहीं, ठीक है ना। और ये क्या चीज है, ये एंडोथेलियल सेल है, एंडोथेलियल सेल है। एंडोथेलियल सेल नाम याद रखना बेटा, आगे जैसे ही क्लॉटिंग पढ़ाऊंगा, जब डैमेज होगा तो एंडोथेलियल सेल नाम लूंगा, बना लो। बन गया, डू इट फास्ट। तो अब तक हमने पढ़ लिया है कि भाई जो रक्त समूह है वो 4 प्रकार के हैं। रक्त समूह 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? रक्त समूह का वर्ग है A, B, AB और O, ठीक है। ये 4 हमारे रक्त समूह हैं। बच्चों रक्त समूह के बाद यहाँ पे नोट करेंगे एंटीजन। क्या होता है एंटीजन और क्या होता है एंटीबॉडी, मैं इस सारणी के बाद आपको सूचित करता हूँ। एंटीजन, फिर ये है एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है। अगर रक्त समूह का एंटीजन A है, रक्त समूह A है, तो इसमें एंटीजन A पाया जाएगा। फिर एंटीबॉडी, पहले शुरुआत में सब एंटीजन लिखे जाते हैं। एंटीजन A है, B है रक्त समूह, तो एंटीजन इसमें B पाया जाएगा। AB है, AB पाया जाएगा। O है, कोई नहीं पाया जाएगा। अच्छा, अब एंटीजन ये है तो इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेगी वो स्मॉल ए, सॉरी इसके अगेंस्ट जो बनेगी वो बी, स्मॉल बी। ये बी है एंटीजन, तो इसके अगेंस्ट बनेगी वो स्मॉल ए। ए बी है तो वहां पर भी स्मॉल ए बी। यहां पर अब यहां पे कुछ भी नहीं पाया, यहां पर नहीं पाया जाएगा। ओ है तो यहां पे स्मॉल ए बी पाया जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं आखिर एंटीजन किसे कहेंगे। एंटीजन किसे कहते हैं, एक एंटीजन किसे कहेंगे। ध्यान दीजिए, एंटीजन किसे कहते हैं। अगर हमारे शरीर में कोई भी चीज बाहर से प्रवेश कर रही है, कोई भी चीज हमारे शरीर में बाहर से प्रवेश कर रही है तो उसको हम लोग एंटीजन कहते हैं। शरीर में बाहर से प्रवेश करने वाले प्रोटीन या जीवाणु
शरीर में बाहर से प्रवेश करने वाले प्रोटीन या जीवाणु को एंटीजन कहा जाता है। एंटीजन कहा जाता है। शरीर में बाहर से प्रवेश करने वाले प्रोटीन या जीवाणु को एंटीजन कहा जाता है। फिर एंटीबॉडी किसे कहेंगे बच्चों? कुछ नहीं, एंटीजन शरीर में प्रवेश कर गया, बाहर से जीवाणु या प्रोटीन प्रवेश कर गया। अब प्रवेश कर गया तो उसको रोकने के लिए हमारे ब्लड में जो सिस्टम बनाया जाता है, उसके अगेंस्ट या उसके विरोध में जो सिस्टम बनाया जाता है, उसे हम कहेंगे एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एंटीबॉडी शरीर में आए या शरीर में उपस्थित बाह्य पदार्थ को शरीर में उपस्थित बाह्य पदार्थ को या बाह्य पदार्थ से अभिक्रिया करके उसको नष्ट करने की प्रक्रिया, उसको नष्ट करने वाले पदार्थ को एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी कहते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अब ये जो टेबल है आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आई। जैसे कुछ एंटीजन हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं, ब्लड में कुछ एंटीजन पहले से मौजूद होते हैं। वो कौन कौन से एंटीजन है? एंटीजन ए और एंटीजन बी। ये दो प्रकार के एंटीजन हमारे ब्लड में पहले से पाए जाते हैं। तो अब इनके अगेंस्ट क्या बनेगी? एंटीबॉडी हमेशा विपरीत बनेगी। ए है तो यहाँ देखिएगा स्मॉल बी बन गया, यहाँ बी है तो यहाँ स्मॉल ए बन गया, इसके अगेंस्ट। अब यहाँ जब दोनों है तो इसके अगेंस्ट नहीं बन रही है, इसके अगेंस्ट नहीं बनती है। ओ है, ओ में कोई, ओ के अगेंस्ट कोई भी एंटीजन नहीं मौजूद रहता है, लेकिन इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है वो ए बी है। ए स्मॉल ए स्मॉल बी है। इसको, इस सारणी को याद कीजिएगा। मैं फिर से एक बार समराइज कर दूं कि अगर रक्त समूह ए है तो उसके लिए जो एंटीजन होगा वो ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी विपरीत बनेगी, वो बी होगा। रक्त समूह बी है, एंटीजन ए बी बनेगा और एंटीबॉडी ए बनेगा। ए बी है तो दोनों रहेगा, लेकिन एंटीबॉडी नहीं बनेगी। ओ है माइनस, माइनस का मतलब एब्सेंट है, कोई एंटीजन ओ के लिए, ग्रुप ए ओ के लिए नहीं रहेगा, लेकिन एंटीबॉडी ए बी रहेगी। इसको बना लीजिए। देखिए बच्चों, बात चल रही है कौन सा रुधिर समूह किसको रक्त दे सकता है। ब्लड चढ़ाते हैं ना जब जरूरत पड़ती है, तो किसको दे सकता है और किससे ले सकता है। लेकिन सोचने योग्य यह बात है कि आखिर ऐसा क्या हो सकता, क्यों है
कि हम एक पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप को ही ब्लड दे सकते हैं और पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप से ही ब्लड को ले सकते हैं। क्या कारण है? देखिए यहाँ पे आपके सामने है ग्रुप एंटीजन और एंटीबॉडी, ग्रुप एंटीजन और एंटीबॉडी लिखे हुए हैं। बच्चों अगर हम ध्यान से देखें, हमने आपको बताया था कि एंटीजन बाहर से आने वाला मटेरियल है जो हमारे शरीर में आ जाएगा, उसको विरोध करके उसको मारने का काम करेगा उसका एंटीबॉडी। अगर हम लोग सपोज करिए हमारा ब्लड ग्रुप ए है, यानी कि हमारे अंदर एंटीजन ए होगा। अब एंटीजन अगर ए है तो हमारे अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी बन रही होगी हमारे शरीर में? बी। ये तो हमारी नॉर्मल केस है। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो हमारे अंदर एंटीजन ए लेकिन एंटीबॉडी बी पहले से मौजूद है, बी पहले से मौजूद है। अब जरा सोचिएगा हमने बी से ले लिया ब्लड, तब क्या होगा? बी का जैसे ही ब्लड हमारे अंदर गया तो एंटीजन बी चला गया, एंटीजन बी भी चला गया और साथ में गया उसके अगेंस्ट बनी क्या? एंटीबॉडी ए। इस एंटीबॉडी, ये बी एंटीबॉडी हमारे अंदर पहले से स्मॉल बी है, वो इसको मार देगी, इसको मार देगी, यहाँ ऐसे करके ये इसको अटैक करके मार देगी, अटैक करके मार देगी। और जो इसके साथ गई है वो हमारे नॉर्मल खून को भी मार देगी। ये दोनों एक दूसरे को मार देगी। इसका मतलब शरीर के अंदर थक्का बनना शुरू हो जाएगा। जब लड़ेंगे तो क्या होगा? हमारे ब्लड सेल्स मरना शुरू हो जाएंगे, ब्लड सेल्स मरना शुरू हो जाएंगे और मरेंगे तो इससे हमें नुकसान होगा, मरेंगे इससे हमें नुकसान होगा। फिर से एक बार समराइज कर देते हैं। होता क्या है देखिए, क्यों किसी पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप से ही खून को लिया जा सकता है? यानी इस प्रश्न का जवाब यह है कि मान लीजिए हमारा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक, हमारा ब्लड ग्रुप ए होने का मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे पास दो चीजें मौजूद हैं, एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी मौजूद है। अब हमने ले लिया बी का खून, ले लिया बी का खून एडुकेट अमाउंट में, थोड़ा सा नहीं, एडुकेट अमाउंट में हमने अच्छी मात्रा में ले लिया अगर, तो क्या होगा? अब हमारे साथ एंटीबॉडी, एंटीजन बी आ गया, उसके ब्लड के साथ क्या गया? एंटीजन बी आ गया और एंटीबॉडी ए आ गया, ठीक। शरीर में हमारे क्या था पहले से मौजूद? ए और स्मॉल बी था। अब आ गया है क्या साथ में? बी और स्मॉल ए। अब दोनों एक दूसरे को मार देंगे, दोनों एक दूसरे को मार देंगे। जब मार देंगे, मारने का मतलब यह होगा कि थक्का जमा देंगे। मारने का मतलब क्या? थक्का, क्लॉट जमा देंगे। जिससे अब क्लॉट जम जाएगा नसों के अंदर, वेन्स के आर्टरीज में थक्का मान लीजिए जम जाए तो फ्लो रुक जाएगा, ब्लड का फ्लो रुक जाएगा तो पैरालिसिस हो सकता है, लकवा मार सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है और अंततः अगर सीवियर कंडीशन देखी जाए तो मौत भी हो सकती है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने यह बताया कि कौन से रुधिर समूह से किसको रक्त देना चाहिए, दे सकता, और किससे रक्त को लेना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप O माइनस है, O माइनस है तो डरने की कोई बात नहीं है, आप किसी को भी अपना रक्त दे सकते हैं। किसी को क्यों दे सकते हैं भैया? क्योंकि आपके अंदर तो कोई एंटीजन है ही नहीं, कोई एंटीजन नहीं है तो उसके अगेंस्ट किसी के शरीर में उसके एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं, एंटीबॉडी बनेगी नहीं। इसीलिए आप किसी को दे सकते हैं, किसी को भी, एवरीवन, सबको दे सकते हैं। लेकिन लेना किससे है? अब तो खतरनाक है। दे तो आप सबको सकते हैं लेकिन ले आप सबसे नहीं सकते हैं। केवल लेते किससे हैं? O माइनस से। O माइनस ले सकता है किससे? O माइनस से। O पॉजिटिव, जितने भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स हैं, AB पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव और O पॉजिटिव, इसको ब्लड डोनेट कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। लेकिन लेगा किससे? O पॉजिटिव एंड O माइनस से लेगा। इसी तरह से A माइनस अगर ब्लड ग्रुप है आपका तो आप खुद के तो A प्लस और A माइनस से तो ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप पास A और B ये मौजूद है तो कोई समस्या होने वाली नहीं है। AB से भी आप ले सकते हैं, AB प्लस से भी माइनस से ले सकते हैं। किससे, किसको दे सकते हैं? अब किससे ले सकते हैं ब्लड ग्रुप? O माइनस है O प्लस से। इसी तरह से A प्लस अगर देखा जाए, A प्लस ब्लड ग्रुप है तो आप A पॉजिटिव और AB पॉजिटिव से को ब्लड दे सकते हैं, परंतु A पॉजिटिव, A माइनस, O पॉजिटिव और O माइनस से ब्लड भी ले सकते हैं और किसी से ब्लड नहीं ले सकते। B माइनस देखा जाए, अगर B नेगेटिव है आपका ब्लड ग्रुप तो आप B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव O ब्लड डोनेट कर सकते हैं और B माइनस तथा O माइनस से ब्लड ले सकते हैं खुद के लिए। B पॉजिटिव अगर ब्लड ग्रुप है तो B पॉजिटिव से लेंगे और AB पॉजिटिव से लेंगे। फिर देंगे किसको आप? देने लेने मतलब ये है, आप डोनेट करेंगे, इधर डोनेट करेंगे, इधर से लेंगे। अगर आपको आवश्यकता पड़ी तो आप B पॉजिटिव से लेंगे,
बी नेगेटिव से लेंगे, ओ पॉजिटिव से लेंगे, ओ नेगेटिव से लेंगे। ए बी माइनस, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है तो ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव से आप लेंगे, दे सकते हैं। और ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से आप खुद के लिए ब्लड को प्राप्त कर सकते हैं। अगर ए बी पॉजिटिव आपका ब्लड ग्रुप है तो आप रक्त दे सकते हैं केवल ए बी पॉजिटिव को, इसीलिए इसे कहते हैं सर्वदाता। क्या कहते हैं इसे? सर्वदाता। इसे कहेंगे सर्वदाता ग्रुप, सर्वदाता ग्रुप। और लेंगे किससे? इससे तो ये सर्वग्राही, सर्वग्राही, सर्वग्राही। अब बच्चों कभी कभी आपको दिखाई देगा, यहाँ पहले ए बी को देखते हैं, ए बी केवल ए बी पॉजिटिव को रक्त दे सकता है, लेकिन ले वो सबसे सकता है। जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इतना डिटेल नहीं आता, यह आता है कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता ग्रुप है। सर्वदाता ग्रुप है बच्चों। ओ नेगेटिव, अगर बहुत पर्टिकुलर हो रहे हैं तो ओ नेगेटिव, अगर नॉर्मल प्रश्न पूछा गया तो ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता ब्लड ग्रुप है, और ए बी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही ब्लड ग्रुप है। उसमें भी ए पॉजिटिव भी सर्वग्राही है, ध्यान देना। जब बहुत पर्टिकुलर जाएंगे, जब बहुत स्पेसिफिक होंगे, तब कहेंगे कि ए बी सर्वग्राही ग्रुप में आता है। नोट। तो आज हम लोगों ने रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। अब हमें ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे आरएच फैक्टर। क्या है आरएच फैक्टर, रहीसस फैक्टर, और क्या उसके इंपॉर्टेंस है, ये कल की क्लास में होगा। आज के लिए बस इतना है।